और मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हो। तो इसी के साथ आज हमारा एक और लेक्चर है जो कि हमारा रहेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देखो भाई, ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे अक्षर लिखने वाला हूं उनसे मिलेंगे आपको। और कैसे आप डीएनए और आरएनए को आइसोलेट करते हैं हम देखेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा नहीं बोलते हुए, हम सीधे अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बस वीडियो को भाई साहब ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई लोग तो आपको वीडियो गारंटीड समझ में आएगी। ऐसा मैं मान नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि चीजें हम सिंपल रखेंगे। अगर चीजें हम कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एड्यूजोन के साथ हम एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपनी कलम उठाएं और कॉपी उठाएं और वीडियो देखें। ये जो टॉपिक है प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए और आरएनए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं सबसे पहले एक कहानी बनाता हूं थोड़ी सी, जिससे आपको क्लियर एंड क्लियर भाई साहब समझ में आएगा। अब कहानी क्या है यहां देखिए। कहानी ये है कि हमें भाई साहब हमें प्यूरिफाइड डीएनए करना क्यों है। कोई हम पागल है क्या? कोई फायदा क्या है हमें को किसी भी डीएनए को या किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को, किसी भी जीन को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे या उसको क्वांटिफाई करेंगे और साइंस नहीं बची। हम करेंगे। हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डीएनए स्ट्रैंड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डीएनए स्ट्रैंड है। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इस पे इस जगह पे कोई जीन है, इस पे इस जगह पे क्या है कोई, इस पे इस जगह पे क्या है कोई जीन है। अब ये जो जीन है हमें पता लगा, रिसर्च करके हमें हमें एक्सपेरिमेंट करके पता लगा ये जीन किसी डिजीज रेजिस्टेंट है। ये जीन क्या है? कोई डिजीज रेजिस्टेंट जीन है। अब ये जीन डिजीज रेजिस्टेंट है तो हमारे लिए फायदे की बात है। हम इस स्पेसिफिक जीन को यहां से निकालेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, ताकि वो ऑर्गेनिज्म इस जीन की मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करे। और इस जीन को मल्टीपल कॉपी जनरेट करके हम उस ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे जिस पे हमने ये जीन इनकॉर्पोरेट करवाया है, उसे हम उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए डिजीज रेजिस्टेंट बनाए। तो हुई ना फायदे की बात हमारे लिए भी और उस ऑर्गेनिज्म के लिए भी। अब डीएनए को प्यूरिफाई तो करना है। किसी डीएनए को प्यूरिफाई किया या किसी डीएनए को डिटेक्ट किया या किसी डीएनए को क्वांटिफाई करना कि कितना डीएनए हमें वहां से निकालना है या कितना जीन हमें वहां से निकालना है। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएनए या वो आरएनए निकालना कहां से है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट देख लेते हैं। क्या है वो पॉइंट? यहां देखिए ध्यान से आप लोग। ये कुछ स्टेप्स आते हैं, मैं सब कुछ डिटेल में और सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, आप प्लीज ध्यान से सुनिए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए टॉपिक के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है सेल लाइसिस। अब जिस सेल में से निकालना है उसकी लाइसिस करनी है, उसका ब्रेक डाउन करना है। इसके अंदर फर्दर स्टेप्स आते हैं। अब सेल लाइसिस बैक्टीरिया सेल के लिए अलग हो सकता है, प्लांट सेल के लिए अलग हो सकता है, एनिमल सेल के लिए अलग हो सकता है, हम देखेंगे आगे, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। दूसरा स्टेप आता है एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। अब देखिए हमें अगर डीएनए चाहिए तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट आइसोलेट करते वक्त हमारे उसमें प्रोटीन आ सकते हैं, आरएनए का मिक्सचर आ सकता है। ये जो मिक्सचर हिटेरोजीनस मिक्सचर बनेगा इसमें से हमारे काम का है सिर्फ डीएनए, और आरएनए और प्रोटीन की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं इसको अच्छे से आइसोलेट करने के लिए। अगर फिर भी कुछ इंप्योरिटी रह जाए तो हम तीसरा स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। हम तीसरा स्टेप जो है जो फॉलो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए या प्यूरिफिकेशन ऑफ आरएनए, अगर आरएनए एक्सट्रैक्ट करना है। तो चौथा स्टेप होता है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए के बाद इसी के साथ स्टेप आता है क्वांटिफिकेशन। अब हमने डीएनए प्यूरिफाई तो कर दिया, अब हम देखेंगे कि क्वांटिफाई कितना हुआ डीएनए, मतलब हमारा जो डीएनए है उसको कितने बेस पेयर का है, या हमारा जो डीएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट या साइज क्या है जो हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट करवाना है। तो चौथा स्टेप जो हो जाएगा, जब सेल लाइसिस हो गया, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया, प्यूरिफाई कर दिया डीएनए को, और प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे,
हम लोग उसके करने वाले हैं उसकी डिटेक्शन। हम लोग उसकी कैसे करेंगे डिटेक्शन। अब हमें तो पता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैंने जो सेल लिया है उसमें से मैंने डीएनए ही प्यूरिफाई किया है, लेकिन अब अगर केमिकल एनालिसिस के तरीके से मैं ये देखना चाहूं भाई, जो मैंने जो न्यूक्लिक एसिड का जो सीक्वेंस या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस मैंने निकाला है, क्या वो डीएनए ही है या कहीं वो गलती से आरएनए तो प्यूरिफाई नहीं हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो लेक्चर है ये हमारा बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड इट्स क्वांटिफिकेशन पे है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें थोड़ी सी सिंपल रखते हुए थोड़ा थोड़ा सभी स्टेप्स को बताऊंगा, और मेरे वर्ड्स पे मेरी लाइन पे थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर क्वेश्चन गलत नहीं करना आपने, बस ध्यान से चीजों को देखो। अब जो पहला जो स्टेप है हमारा वो है सेल लाइसिस। इसको देखो, अब सेल लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ, सेल लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ एक्स्ट्रा नहीं ब्रेक डाउन ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्रेक डाउन ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स टू एक्सट्रैक्ट डीएनए, एक्सट्रैक्ट डीएनए आरएनए या प्रोटीन्स, डीएनए आरएनए या प्रोटीन्स। अब देखिए, कोई भी एक सेल है जिससे मुझे डीएनए एक्सट्रैक्ट करवाना है, वो सेल तीन तरीके का हो सकता है। या तो वो हो सकता है बैक्टीरियल सेल, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा, या तो हो सकता है बैक्टीरियल सेल, फॉर एग्जांपल इकोलाई का सेल है, इसमें ये डीएनए है। या तो हो सकता है प्लांट सेल जिसमें ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो होती है वो होती है हमारी सेल वॉल, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। तो ये हमारा प्लांट सेल जिसके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीएनए पड़ा रहेगा। और तीसरा हमारा हो सकता है एनिमल सेल। तीसरा हमारा कौन सा हो सकता है, एनिमल सेल। अब आप लोगों को पता है एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो ये इसकी क्या सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। हमें स्ट्रक्चर नहीं देखना, हमें कॉन्सेप्ट देखना है। अब देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल में सेल डीएनए आरएनए आइसोलेट करने के लिए सेल लाइसिस की किसकी मदद से जाती है। तो बैक्टीरियल सेल से अगर डीएनए को निकालना है, इसको अगर बाहर लाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, एंजाइम ट्रीटमेंट हम कौन सा एंजाइम देते हैं, हम एंजाइम देते हैं लाइसोजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कौन सा एंजाइम देते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम का ट्रीटमेंट देते हैं। और हम साथ में क्या देते हैं, ईडीटीए। ईडीटीए होता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या है, ये एक तरीके का चिलेटिंग रिएजेंट है। ये क्या है, ये एक तरीके का चिलेटिक रिएजेंट है। मतलब ये क्या करता है, इसको ये एक तरीके का चिलेटिंग रिएजेंट है। मतलब जो डीएनए हमें चाहिए उस डीएनए के साइड में रिंग बना देता है। रिंग लाइक चिलेट मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के उसको बाहर निकालता है। और इसको फंक्शन करने के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत बहुत जरूरी चीज ध्यान में रखिएगा, ईडीटीए को काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है, और ये एक चिलेटिंग रिएजेंट होता है। और इसी के साथ और एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं SDS, सोडियम डाइडेकाइल सल्फेट। सोडियम डाइडेकाइल DECOYL, डाइडेकाइल सल्फेट। स्पेलिंग अगर थोड़ा बहुत उधर आगे पीछे होगा तो देख लेना, सोडियम डाइडेकाइल सल्फेट। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा माइल्ड डिटर्जेंट। ये हमारा क्या है, माइल्ड डिटर्जेंट। इसका काम क्या है, अब ये तो चिलेटिंग रिएजेंट था, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये करता है सॉल्युबलाइज सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट्स को क्या करता है, ये सॉल्युबलाइज करता है। सेल कंपोनेंट्स को क्या करता है, ये सॉल्युबलाइज करता है। तो बैक्टीरियल सेल से अगर डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो लाइसोजाइम दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ईडीटीए दीजिए जो कि चिलेटिंग रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एसडीएस दीजिए, सोडियम डाइडेकाइल सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, एक माइल्ड रिएजेंट है जो कि क्या करता है, सेल कंपोनेंट्स को सॉल्युबलाइज करता है, हल्का फुल्का करता है, जिससे डीएनए पोरोसिटी को क्रॉस करते हुए आसानी से बाहर निकल जाए। तो ये था बैक्टीरियल सेल के लिए, ठीक है। अब देखिए प्लांट सेल को करने के लिए, अब अगर प्लांट सेल में से मुझे डीएनए एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो यहां पे सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ईडीटीए। सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज भूलना मत।
सेल्यूलेज एंड जहां जैसे यहाँ पे लाइसोजाइम था, यहाँ पे सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम को यूज करते हैं, ईडीटीए यूज करते हैं वही चिलेटिंग रिएजेंट की तरह, और इसके साथ एसडीएस भी कभी कभी यूज करते हैं, और एसडीएस के साथ साथ कभी कभी हम लोग सी टैब भी यूज करते हैं। मैं बताता हूं क्या है, आप लोगों ने जो मास्टर्स या यूजी के बच्चे हैं, कभी भी अगर आपने एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल लैब में डीएनए आइसोलेशन की होगी तो उस वक्त आपको एक मेथड सर ने जरूर बताया होगा, सी टैब डीएनए आइसोलेशन मेथड। तो डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं ना हम लोग, तो सी टैब हम प्लांट सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के लिए भी करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेटाइल ट्राइमिथाइल, सेटाइल ट्राइमिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, एमोनियम ब्रोमाइड। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा इस चीज को कि प्लांट सेल के लिए ईडीटीए, सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, एसडीएस एंड सी टैब मेथड, और सी टैब की फुल फॉर्म क्या है, सेटाइल ट्राइमिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड। सिंपल सी चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब देखो, तो इसी तरीके से अगर एनिमल सेल में से निकालना हो, एनिमल सेल में से डीएनए को निकालना हो, तो हम लोग क्या देते हैं, ईडीटीए तो देते ही देते हैं, एसडीएस तो देते ही देते हैं, सी टैब का यूज भी हम कभी कभी करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो फॉस्फो लिपिड्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो इसमें हम लाइपेज एंजाइम देते हैं। क्या करते हैं, लाइपेज एंजाइम भी देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर को तोड़ता है। और बाकी कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस स्लाइड में से आपको क्या याद रखना है, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, इसके लिए सेलुलेज पेक्टिनेज, और इसके लिए हमें क्या करते हैं, लाइपेज एंजाइम। और ईडीटीए की फुल फॉर्म इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, एसडीएल एसडीएस की फुल फॉर्म सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, और हमारी सी टैब की फुल फॉर्म जो है सेटाइल ट्राइमिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली सेल लाइसिस करते हैं और डीएनए को उसमें से बाहर निकालते हैं। आई होप ये सिंपल सी चीज क्लियर है। तो दूसरा स्टेप था हमारा एंजाइम ट्रीटमेंट। अब एंजाइम ट्रीटमेंट कब देते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये जो सेल है हमारे पास, डीएनए तो निकल गया, लेकिन कभी कभी इस डीएनए के साथ क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन्स भी बाहर निकल के आ जाते हैं। अब हम नहीं चाहते, हम तो बहुत सेल्फिश हैं, हम नहीं चाहते भाई हमारे पास आरएनए और प्रोटीन आए, हमें चाहिए भाई डीएनए। हमारा एटीट्यूड अलग है, ठीक है, हमें चाहिए भाई डीएनए। अब एटीट्यूड वाले बंदे हैं तो हमें एक और प्रोसेस निकाला जिसका दूसरा स्टेप था, वो था एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। तो देखते हैं वो क्या होता है। देखो, वो है हमारा दूसरा एंजाइमेटिक 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 ट्रीटमेंट, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। अब ये एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट है क्या, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ध्यान से नजर बना के रखो यहां पे, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, यूज ऑफ एंजाइम्स, यूज ऑफ एंजाइम्स टू रिमूव सर्टेन इंप्यूरिटीज विद डीएनए, टू रिमूव सर्टेन इंप्यूरिटीज विद डीएनए। डीएनए के साथ की सर्टेन इंप्यूरिटीज को निकालना है तो कुछ एंजाइम देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरएनए अगर साथ में आ जाता है तो हम देते हैं आरएनएस एंजाइम, आरएनएस एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। तो प्रोटीन अगर साथ में आ जाता है तो प्रोटीन के लिए हम देते हैं प्रोटीनेज के एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2018 में, प्रोटीन के एंजाइम का क्या काम है, प्रोटीन के एंजाइम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट में दिया जाता है। तो मैंने कहा था वर्ड्स पे गौर करिएगा, आरएनए के लिए आरएनएस एंजाइम, प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज के एंजाइम। तो इसी तरीके से प्रोटीन के लिए हम लोग कभी कभी ट्रिप्सिन भी यूज करते हैं या कभी कभी कीमोट्रिप्सिन भी यूज करते हैं। तो आपको ध्यान से चीजें समझते जाना है, बहुत मजा आने वाला है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन वाले जो एंजाइम है, ये हीट सेंसिटिव बहुत होते हैं भाई साहब। इन लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ये बोलते हैं हमें ज्यादा गर्मी लगी तो हम डीनेचुरेट हो जाएंगे भाई, क्योंकि प्रोटीन वाले एंजाइम हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इनके फंक्शन के लिए जो एंजाइम का यूज तो करते हैं लेकिन लो टेम्परेचर पे, मतलब हीट को कम रखते हुए, नहीं तो इनका हीट शॉक इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उस वक्त ये एंजाइम अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। तो ये एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट में ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या है, अगर डीएनए के साथ कोई और इंप्योरिटी आ रही है तो उसको निकालने के लिए अगर आरएनएस आ रहा है तो आरएनएस होगा, तो प्रोटीन आ रहा है तो प्रोटीनेस होगा। अब बोलोगे आप कि भाई जो आरएनएस और प्रोटीन के साथ सेल वॉल के कंपोनेंट भी तो आ सकते हैं, वो भी तो सेल वॉल के कंपोनेंट निकले होंगे जब सेल वॉल फटी होगी, सेल लाइसिस हुई होगी, तो उनको कैसे हम चेंज करें। तो उनको चेंज करने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो ईडीटीए और एसडीएस
हम लोगों ने वो सी टैब का हमने यूज किया। बेसिकली वो जो रिएजेंट थे, डिटर्जेंट्स थे, वही बेसिकली सेल और उनके कंपोनेंट्स को बहुत हद तक निकाल देते हैं। तो बचता है जो हमारे पास नीचे जो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स बचते हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, हम बेसिकली बाद में फिर इनको अलग अलग मेथड से अलग करते हैं। तो ये था एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। अब तीसरा हमारे पास कौन सा होने वाला है, वो है हमारा प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो ध्यान से सुनो। तो प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए, प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए या आरएनए, कोई भी जो भी हमें डिजायर्ड चाहिए, तो इसके अंदर कुछ मेथड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, घबराना नहीं है। दूसरा आता है हमारा अल्कोहल प्रेसिपिटेशन। तीसरा आता है हमारा अल्कलाइन डीनेचुरेशन। चौथा हम आता है हमारा क्या आता है हमारा आता है कॉमन प्यूरिफिकेशन। ठीक है। और पांचवा आता है हमारा जो कि लास्ट में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, जो पांचवा है तो वो है हमारा, वो रहेगा, सॉरी पांचवा नहीं है, ये चार ही हैं। तो इसके अंदर दो आते हैं, वो मिस्टेक से हो गया, इसके अंदर दो आते हैं कॉमन प्यूरिफिकेशन में। एक आता है स्पिन प्यूरिफिकेशन, एक आता है स्पिन कॉलम प्यूरिफिकेशन, जिसे पूरा कहते हैं स्पिन कॉलम प्यूरिफिकेशन, और दूसरा आता है हमारा एफिनिटी कॉलम प्यूरिफिकेशन। अब भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही वो इंपॉर्टेंट मेथड है जिनसे हम डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इन चारों मेथड्स को पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारा है, क्या है हमारा, फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग, ये क्या मेथड है, ध्यान से देखिए। मेथड फॉर, पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं हम लोग, ध्यान से इधर देखिए। मेथड फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। अब देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स देखिए, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने वो वाला एक्वस मीडियम सारा डाल रखा है, जिसमें क्या क्या है, बेसिकली इस एक्वस मीडियम को कहा जाता है लाइसिस बफर। इसको क्या कहते हैं, लाइसिस बफर, जिसमें मैंने वो सारे एंजाइम्स, सारे कंपाउंड्स डाल रखे हैं जो कि सेल वॉल लाइसिस में भी हेल्प करते थे। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें ईडीटीए हो सकता है, इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं, इसमें एसडीएस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकते हैं इस लाइसिस बफर में। अब देखो, ये जो लाइसिस बफर है, ये एक एक्वस लेयर है, ये एक एक्वस मीडियम है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या इसके अंदर क्या हो सकता है, या इसके अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं, या इसके अंदर सेल वॉल कंपोनेंट हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए डीएनए। तो सबसे पहला स्टेप जो हम कैरी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सेल लाइसिस को हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेल लाइसिस बफर को, जिसके अंदर हमारा सस्पेंस भी है, उसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब जब हम लोगों ने इसको किया सेंट्रीफ्यूज के बाद क्या देखने को मिला, ध्यान से देखो। सेंट्रीफ्यूज के बाद एक मिली एक्वस लेयर, सेंट्रीफ्यूज के बाद एक कॉमन एक्वस लेयर मिली, जिसमें से जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स थे, वो हो गए भाई साहब रिमूव। सेल वॉल के कंपोनेंट पहले स्टेप में सेंट्रीफ्यूज से हो गए रिमूव। अब इसमें क्या क्या है, इसमें है डीएनए, इसमें है आरएनए, या इसमें है प्रोटीन। अब इनमें से हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो इसमें हम तीसरा स्टेप क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा होता है ऐड फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म। हम फिनोल और क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हैं, तो जिससे हमें क्या मिलता है देखने को,
जिससे हमें क्या मिलता है, ये जो फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना ये किस पीएच पे करनी है, ये करनी है पीएच 7 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग पीएच 7 पे क्लोरोफॉर्म और फिनोल ऐड करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यहाँ पे एक ऊपर एक्वस लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं एक्वस लेयर, और नीचे इधर बीच में बनता है हमारा, बीच में बनता है हमारी सेपरेशन लेयर, बीच में हमारी बनती है सेपरेशन लेयर, और लास्ट में हमारा जो बचता है उसे हम कहते हैं फिनोलिक लेयर, इसे हम कहते हैं फिनोलिक लेयर, फिनोल वाली लेयर। अब देखिए ध्यान से, जो हमारी एक्वस लेयर होती है, ये चीज आपको भूलनी नहीं है, जो एक्वस लेयर होती है इसमें डीएनए प्लस आरएनए दोनों होते हैं, जो एक्वस लेयर होती है इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, और जो हमारा ये सेपरेशन लेयर होती है इसके अंदर हमें मिलते हैं प्रोटीन्स, इसके अंदर हमें मिलते हैं प्रोटीन्स, और जो हमारी ये वाली लेयर होती है इसके अंदर सिर्फ क्या मिलता है, हमें फिनोल मिलता है। ये सब कब हो रहा है, जब हमने फिनोल क्लोरोफॉर्म ऐड किया एट पीएच 7, एट पीएच 7, दिमाग में रखना पीएच 7 पे ये कहानी चल रही है। अब जब हम लोग आगे इसकी पीएच को थोड़ा कम करेंगे तो कहानी कैसे बदलेगी, ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब अगले स्टेप में हमने तीसरे स्टेप में क्या किया, हमने पीएच को कर दिया 7 से लेके कहां तक, 3 पे, हमने पीएच को 7 से 3 पे ले आए, तो मतलब मीडियम कैसा हो गया, ध्यान से सुनिए, मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। पहले पीएच 7 था, फिर पीएच हो गया 7 से 3 कर दिया, मीडियम हो गया एसिडिक। अब इस मीडियम पे हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखिए, इस मीडियम पे एक्वस लेयर ऊपर होती है, बीच में सेपरेशन लेयर होती है, और नीचे क्या होती है, हमारी फिनोलिक लेयर। ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर होता है यहां पे हमें मिलता है सिर्फ आरएनए, कौन सी पीएच पे, एट पीएच 3 की बात चल रही है भाई, ध्यान से, एट पीएच 3 पे जो एक्वस लेयर होगी उसमें अब आरएनए मिलेगा, जो बीच वाली लेयर होगी उसमें तो प्रोटीन मिलेगा, और जो फिनोल वाली लेयर होती है उसमें डीएनए मिलता है। ये ध्यान रखिएगा कि पीएच 3 पे फिनोल वाली लेयर पे डीएनए मिलता है, तो फिनोल वाली लेयर को हम लोग पिपेट से निकाल लेंगे और हमारा डीएनए प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये था पहला मेथड, फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। अब दूसरा मेथड हमारा है एल्कलाइन डीनेचुरेशन या अल्कोहलिक डीनेचुरेशन, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। अगला है हमारा दूसरा मेथड है हमारा एल्कलाइन, या पहले हम लोग ये कर लेते हैं अल्कोहलिक प्रेसिपिटेशन, अल्कोहलिक प्रेसिपिटेशन, अल्कोहलिक प्रेसिपिटेशन। ये सबसे कॉमन मेथड है प्यूरिफिकेशन का। आप लोगों को एक चीज कंफ्यूजन से दूर करने के लिए मैं बता देता हूं, हम लोग क्या करते हैं, सारे स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं। अब अगर मैंने पहला स्टेप फॉलो किया लेकिन मुझे पता है कि कुछ इंप्यूरिटी अभी भी रह रही है, मैंने डिटेक्ट की कुछ इंप्यूरिटी अभी भी है, तो या तो हम लोग फिनोलिक एक्सट्रैक्शन या फिनोलिक क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन वापस से कंटिन्यू करें, वापस से उसको दोहराएं, या हम ये पर्टिकुलर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो वेरी करता है कि हमें किस तरीके की इंप्यूरिटी दिखी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई एक करो, अगर नहीं प्यूरिफाई होता तो आगे कैरी ऑन करो स्टेप्स को। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इसमें स्टेप्स देखते हैं, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है, ठीक है। इसमें स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लाइसिस बफर होता है, जो हमारा क्या होता है, लाइसिस बफर होता है, उस लाइसिस बफर में हम लोग क्या ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा लाइसिस बफर है, इसके अंदर अब ये लाइसिस बफर है, इस लाइसिस बफर में मैं ऐड करने वाला हूं इथेनॉल, मैं ऐड करने वाला हूं इथेनॉल, या यही अल्कोहल की फॉर्म होती है, मैं ऐड करने वाला हूं इथेनॉल। अभी कितना परसेंट ऐड करना है वो पर्टिकुलरली वेरी करता है, आपको कितना अमाउंट ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो वो आपको लैब में जब आप लोग करोगे आपको बता दिया जाएगा कि इतना परसेंट इथेनॉल आपको बनाना है और इस्तेमाल करना है। और कैसे कोई परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बनाना है या सोल्यूशन बनानी है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा है अपना टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, अगर वो नहीं देखी है तो देखो, तभी आप ये इथेनॉल की कंसंट्रेशन लैब में बना सकते हो, ठीक है। तो इथेनॉल बनाया हमने, इथेनॉल को डाला इसके अंदर, अब फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया इथेनॉल को, अब यहां डाल दिया हमने इथेनॉल को। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ऐड सॉल्ट सोल्यूशन, ऐड सॉल्ट सोल्यूशन। अब बेसिकली सॉल्ट सोल्यूशन कोई भी हो सकती है, KCl हो सकती है, मैंगनीज क्लोराइड हो सकती है, लेकिन हम मोस्टली कौन सी डालते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हमने क्या डाला इसके अंदर, अब हमने क्या डाला है इसके अंदर, हमारा जो लाइसिस बफर है वो तो है, और इसके अंदर हमारा क्या है, हमारा क्या है, अल्कोहल भी है, और हमारा तीसरा क्या है, यहाँ पे हमारा सॉल्ट सोल्यूशन भी है, सॉल्ट सोल्यूशन भी है। इसमें क्या तीन चीजें, एक तो NaCl है,
एक में एक तो इथेनॉल है और एक तो क्या है हमारा लाइसिस बफर। और लाइसिस बफर मैं बता चुका हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है, ईडीटीए, एसडीएस, एंजाइम्स कुछ भी हो सकता है। अब जो अगला स्टेप है, इसमें अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप था, ये स्टेप सेकंड था, और ये स्टेप हमारा 1 2, ये स्टेप हमारा आने वाला है स्टेप 3 आने वाला। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम लोग करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे एक एक्वस लेयर बनेगी ऊपर और एक नीचे बनेगा प्रेसिपिटेशन। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनेगा, नीचे पैलेट के फॉर्म में एक प्रेसिपिटेट बनेगा, और इस प्रेसिपिटेट के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है। याद रखना है, जो फिनोल और क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड है उसमें हमारा फिनोल वाली लेयर में डीएनए होता है, और इसमें हमारा किसमें होता है, प्रेसिपिटेट, जो नीचे पैलेट या प्रेसिपिटेट बनता है उसमें हमारा क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस ये जो ऊपर एक्वस लेयर बनी है, ये जो ऊपर एक्वस लेयर बनी है, इस एक्वस लेयर को बाद में हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और हमारा प्यूरिफाई डीएनए हमें देखने को मिलेगा या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट में आपको याद क्या रखना है, अब आपको नोट में इस याद ये रखना है कि इथेनॉल का क्या काम है। यहाँ पे ये बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथेनॉल क्यों डालते हैं हम, इथेनॉल का एल्कोहलिक प्रेसिपिटेशन में क्या काम है। इथेनॉल क्या करता है, इथेनॉल डिहाइड्रेट करता है। इथेनॉल क्या करता है, डिहाइड्रेट द डिजायर्ड मटेरियल। डिजायर्ड मटेरियल को डिहाइड्रेट कर देगा तो वो कोई भी हमारी अंदर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अब अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा तो कोई भी एक्वस मीडियम के साथ पर्टिकुलर बॉन्डिंग या इरेगुलर या रैंडम बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो इसी की वजह से वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। अगर बॉन्डिंग नहीं करेगा तो नीचे बैठ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इथेनॉल क्या करता है, इट इंक्रीजेस हाइड्रोफोबिक बेस स्टैक इंटरेक्शंस। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, अब ये डीएनए है, अब ये डीनेचुरेट हो गया इथेनॉल की वजह से, जिसकी वजह से ये क्या करता है, पैलेट के फॉर्म में ऐसे कंजेस्टेड होके, यहाँ देखिए पैलेट के फॉर्म में ऐसे कंजेस्टेड होके नीचे आ जाता है। अब आपको पता है इसके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर से तो रिएक्ट करते नहीं है, तो हाइड्रोफोबिक देखने को मिलती है, और इसकी वजह से जो डीएनए है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, और एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये है सिंपल सी चीज। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, वो नेक्स्ट मेथड है हमारा एल्कलाइन डीनेचुरेशन। बहुत ही सिंपल, तो देखिए ध्यान से। तो अब हमारा अगला मेथड कौन सा है, हमारा है एल्कलाइन, ये सब प्यूरिफिकेशन के मेथड है, एल्कलाइन डीनेचुरेशन। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइसिस बफर तो है मेरे पास। अब लाइसिस बफर है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, लाइसिस बफर। अब इस लाइसिस बफर की मैंने क्या कर दी, स्टेप 1 में पीएच क्या मेंटेन कर दी, 9। पीएच क्या मेंटेन कर दी, एट पीएच 9 मेंटेन। पीएच 9 मेंटेन मतलब एल्कलाइन पीएच, नाम देखो, मतलब एल्कलाइन पीएच मेंटेन कर दी, जिसकी वजह से, अब जिसकी वजह से क्या हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे, जिसकी वजह से जो इसके अंदर डीएनए था। अब सबसे पहले एक चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये जो एल्कलाइन डीनेचुरेशन मेथड है, एल्कलाइन डीनेचुरेशन मेथड इज मोस्ट ऑफनली used for purification of plasmid DNA from genomic DNA। ये चीज भूलनी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एल्कलाइन डीनेचुरेशन मेथड है, ये प्लाज्मिड डीएनए को जीनोमिक डीएनए से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए या प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। अब मेरे पास, मैंने ये बताना भूल गया, यहाँ देखिए ये जो लाइसिस बफर है, इसमें मेरे पास जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट है और इसमें मेरे पास प्लाज्मिक डीएनए भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइसिस बफर में जीनोमिक डीएनए भी है और प्लाज्मिक डीएनए। ये है हमारा जीनोमिक डीएनए और ये है हमारा प्लाज्मिड डीएनए। देखो मजा आ रहा है, समझ में आएगा, चीजों की फील लीजिए।
आप फील लीजिए, आप समझिए आप लेबोरेटरी में बैठे हैं और एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन कर रहे हैं तो मजा आएगा। तो देखिए ये जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए। अब जब क्या होता है पीएच 9 पे मेंटेन करते हैं तो उस वक्त क्या हो जाती है, इनकी डीनेचुरेशन हो जाती है, एल्कलाइन डीनेचुरेशन। एल्कलाइन डीनेचुरेशन, जब एल्कलाइन डीनेचुरेशन हुई, ध्यान से देखिएगा, जब एल्कलाइन डीनेचुरेशन हुई, ये जो जीनोमिक डीएनए है ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, ये जो जीनोमिक डीएनए है ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, इस तरीके से, समझ में आ रही होगी। और ये जो है ये भी इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये भी इस तरीके से क्या हो जाएंगे, थोड़े अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आपस में टूट जाएगी। ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए सिंगल स्ट्रैंड। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। तीसरे स्टेप में जो पीएच है, पीएच लोअर, पीएच क्या कर दी हमने, लो कर दी। और पीएच को लो करके हमने कितना कर दिया, हमने 7 कर दिया। पहले पीएच कितनी थी हमारे पास, 9 थी, फिर पीएच को लो किया, 7 किया। ठीक है, जैसे फिनोल एक्सट्रैक्शन में किया था, पीएच को 7 से 3 कर दिया था। इसमें भी हमने पीएच को पहले अल्कलाइन पीएच पे रखा, 7 थी, फिर उसके बाद हमने 9 थी, फिर हमने क्या कर दिया, 7 कर दिया। अब क्या देखने को मिलता है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखने को मिला जब पीएच की 7, तो ये जो जीनोमिक डीएनए था ये क्लंप बनाना शुरू हो गया। ये जो जीनोमिक डीएनए था ये क्या बनाना शुरू हो गया, क्लंप बनाना शुरू हो गया, वापस जुड़ा नहीं, ये आपस में क्या बनाना शुरू हो गया, क्लंप बनाना शुरू हो गया, क्लंप्स बनना शुरू हो गए, किसके, जीनोमिक डीएनए के। लेकिन प्लाज्मिक डीएनए क्या हो गया, इससे प्लाज्मिक डीएनए आपस में वापस जुड़ गया और एक नॉर्मल हमारा प्लाज्मिक डीएनए बन गया। फिर बाद में क्या किया, हमने सेपरेशन किया, हमने सेपरेशन से ये जो क्लंप था इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सेपरेशन से हम लोगों ने क्लंप को रिमूव कर दिया और हमारे पास सिंपली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास प्यूरिफाइड, क्या बचा हमारे पास, प्यूरिफाइड प्लाज्मिड डीएनए। आई होप ये सिंपल सी चीज है। मैं फिर से बताता हूं, हमने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट, ये प्लाज्मिक डीएनए और जीनोमिक डीएनए को अलग करने या प्यूरिफाई करने में मदद करता है। इसमें हम लोग लाइसिस बफर लेते हैं जिसको हम पीएच 9 पे अल्कलाइन मेंटेन करके रखते हैं, फिर उसको डीनेचुरेशन हो जाती है जिसकी वजह से सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं इस तरीके से। फिर हम पीएच को लो करते हैं, पीएच 7 जब करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, जो जीनोमिक डीएनए उसमें क्लंप बनना शुरू हो जाते हैं और जो प्लाज्मिक डीएनए वो वापस सर्कुलर हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लंप डीएनए ये जो मास है, क्लंप मास है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और हमारे पास पीछे क्या बचता है, हमारे पास पीछे प्यूरिफाइड प्लाज्मिक डीएनए बचता है। तो ये था हमारा सिंपल सा स्टेप है एल्कलाइन डीनेचुरेशन। इसमें याद क्या रखना है कि ये प्लाज्मिक डीएनए और जीनोमिक डीएनए को सेपरेट करने में मदद करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो अगला जो हमारा प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन प्यूरिफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन या फिर कॉलम प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, कॉलम प्यूरिफिकेशन। आई होप ये सबने कहीं ना कहीं कर रखा होगा अपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉमन प्यूरिफिकेशन या कॉलम प्यूरिफिकेशन। अब बेसिकली ये दो तरीके का होता है। ये दो तरीके का कौन सा होता है, पहला होता है इसमें स्पिन प्यूरिफिकेशन, स्पिन कॉलम प्यूरिफिकेशन, स्पिन कॉलम प्यूरिफिकेशन, स्पिन कॉलम प्यूरिफिकेशन। और दूसरा होता है ये हमारा एफिनिटी कॉलम प्यूरिफिकेशन, एफिनिटी कॉलम प्यूरिफिकेशन, एफिनिटी कॉलम प्यूरिफिकेशन। अब ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। अब इसको कॉलम क्यों कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, कॉलम क्यों कहते हैं हम लोग इसको, ध्यान से देखो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक कॉलम होता है, एक कॉलम, टेस्ट ट्यूब नहीं होती है, कॉलम होता है लंबा सा, जैसे हम प्रेसिपिटेशन, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट की हम ब्यूरेट पिपेट में करते हैं, तो इस तरीके से एक लंबा सा कॉलम होता है इस तरीके का। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, एक लंबा सा कॉलम, तभी इसका नाम क्या दिया गया, तभी इसका नाम दिया गया कॉलम प्रेसिपिटेशन। अब ये देखो, स्पिन कॉलम प्रेसिपिटेशन में सबसे पहला पॉइंट, यूज ऑफ पोरस बीड्स, यूज ऑफ पोरस बीड्स, यूज ऑफ पोरस बीड्स। इसमें पोरस बीड्स पड़ी होती है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा क्या पड़ी होती है इसमें, पोरस बीड्स पड़ी होती हैं, पोरस बीड्स पड़ी होती हैं, सिंपल सी चीज है, पोरस बीड्स पड़ी होती हैं। और यहां से हम लोग अपने क्या डालते हैं, सैंपल को डालते हैं, यहां से हम लोग सैंपल में डालते हैं। इसमें दो प्रोसेस चलते हैं साथ साथ, एक चलता है क्रोमेटोग्राफी, एक चलता है क्रोमेटोग्राफी साथ साथ चलता है, और एक चलता है क्रिस्टलाइजेशन, एक चलता है क्रिस्टलाइजेशन। किसमें, ये स्पिन कॉलम प्यूरिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट, इसमें पोरस बीड का यूज किया जाता है। ये जो पोरस बीड है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा कि स्पिन कॉलम प्यूरिफिकेशन में हम पोरस बीड का इस्तेमाल करते हैं जो साइज के बेसिस पे पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। इसमें दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, इस वाले को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, इस वाले को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी मतलब कलर सेपरेशन जो कि पोरस बीड की वजह से हो रहा है। और नीचे हमारा होता है क्रिस्टलाइजेशन यूनिट, इसमें हमारा नीचे होता है क्रिस्टलाइजेशन, नीचे हमारा होता है क्रिस्टलाइजेशन यूनिट। अब इसमें इसका फायदा क्या है, स्पिन का मतलब, स्पिन मतलब पोरस बीड यहाँ पे जब सैंपल डालते हैं तो स्पिन करते हैं जिसकी वजह से पोरस होते हैं और ये साइज के बेसिस पे पार्टिकल्स को छनते हैं, जैसे छन्नी होती है ना, जैसे सीव होती है। यहाँ से हमने सैंपल डाला तो ये पार्टिकल्स की वजह से जो पार्टिकल हैवी होंगे वो रुक जाएंगे, जो लाइट जो हैवी होंगे वो नीचे चले जाएंगे, जो स्मॉल होंगे स्मॉल साइज के वो छन के नीचे आ जाएंगे और जो लार्ज साइज के होंगे वो ऊपर रहेंगे। मतलब पोरस बीड ऑन द बेसिस ऑफ साइज पार्टिकल्स को सेपरेट करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे। अब इसमें स्पिन का मतलब ये स्पिन हो रहे हैं। अब इसमें दो प्रोसेस चलते हैं, क्रोमेटोग्राफी इसमें चलता है, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो वैसे ही इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर दी जाती है। अब क्रिस्टलाइजेशन में अलग अलग डिस्टिल क्रिस्टलाइजेशन, फिल्टर क्रिस्टलाइजेशन, अलग अलग क्रिस्टलाइजेशन है, तो वो हमारे सिलेबस का काम नहीं है, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो पोरस बीड इस्तेमाल होते हैं, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन साथ साथ चलता है, साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। और इसी तरीके से जो दूसरा एफिनिटी कॉलम, सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए। ये यूकैरियोटिक एमआरएनए को प्यूरिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है, अब मेरे को बताओ, ये जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होता है, जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास पॉली ए टेल होती है, उसके पास पॉली ए टेल होती है, उसके पास क्या होती है, पॉली ए टेल होती है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, पोरस बीड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी क्या करते हैं, पोरस बीड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके पोरस बीड में खास चीज होती है, इसके जो पोरस बीड होता है उसके एंड पे पॉली टी टेल होती है, पॉली क्या होती है, पॉली टी टेल होती है 3 प्राइम एंड पे। यहाँ पे इसके जो इसमें यूकैरियोटिक एमआरएनए के पास 3 प्राइम एंड पे क्या होती है, पॉली ए टेल होती है, और इसके पोरस बीड में क्या होता है, 3 प्राइम एंड पे क्या होती है, पॉली टी टेल होती है। तो जब ये बीड और ये यूकैरियोटिक आपस में जुड़ते हैं तो ये ए और टी आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना देते हैं। ये ए और टी आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना देते हैं। अब ये जो बीड है इसके साथ हमारा यूकैरियोटिक एमआरएनए जुड़ गया है, और इसी के तरीके से हम लोग सिंपली एफिनिटी मतलब जुड़ना मतलब कॉलम के अंदर जुड़ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉली ए टेल या पॉली टी टेल, जब आपस में जुड़ते हैं तो ये प्यूरिफाई होके अपने आप बाहर आ जाता है। फिर उन बीड से हम लोग इस यूकैरियोटिक एमआरएनए को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक लास्ट है सिंपल प्यूरिफिकेशन मेथड है, वो भी देख लेते हैं कैसा है वो लास्ट जो सिंपल प्यूरिफिकेशन मेथड है वो है हमारा ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट। ये सिंपल सी चीज है, सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ये सिंपल सा है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो जितना एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट में क्या करते हैं, जो मटेरियल है, जो हमारा द डिजायर्ड मटीरियल is purified by the use of a particular gradient, works on the basis of their density, इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट मेथड एक प्यूरिफिकेशन मेथड है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को प्यूरिफाई करने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजायर्ड मटेरियल है, जो भी हमारा लाइसिस बफर है, जो भी सैंपल है, उस सैंपल को हम किसके अंदर डालते हैं, कॉलम के अंदर डालते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, उसमें हम पर्टिकुलर ग्रेडियंट डालते हैं। अब पर्टिकुलर जो ग्रेडियंट है वो इसमें हम बेसिकली दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं, एक सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट होता है, और दूसरा होता है हमारा सुक्रोज का ग्रेडियंट। ये चीज याद रखनी है कि सीजियम क्लोराइड और सुक्रोज का ग्रेडियंट हम डालते हैं इसके अंदर। ये काम कैसे करता है, देखिए, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मेरा सैंपल पड़ा हुआ है।
अब इस सैंपल के अंदर मैं क्या डालूंगा, या तो सीजियम क्लोराइड डालूंगा या तो क्या डालूंगा, सुक्रोज डालूंगा। अब जब मैंने डाला तो डालने के बाद क्या किया, डालने के बाद हमने दूसरे स्टेप में किया सेंट्रीफ्यूगेशन। डालने के बाद क्या किया हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसने क्या किया दूसरे स्टेप के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसने क्या किया, इसने जो हमारा प्रोटीन था, ध्यान से सुनिए, जो हमारा प्रोटीन था, जो हमारा आरएनए था और जो हमारा डीएनए था, उसको सेपरेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो ये सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हम लोग डिजायर्ड मटेरियल को प्यूरिफाई करते हैं बाय यूज ऑफ पर्टिकुलर ग्रेडियंट। और वो ग्रेडियंट कौन सा है, हमारा सीजियम क्लोराइड या सुक्रोज ग्रेडियंट। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग एक कॉलम लेते हैं, उसमें अपना लाइसिस बफर डालते हैं, तो उसमें हम अपना डेंसिटी ग्रेडियंट डालते हैं। ग्रेडियंट क्या करता है, फिर उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और ग्रेडियंट क्या करता है, बेसिकली डेंसिटी के बेसिस पे तीनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करता है, फिर हम उनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, जिससे हमें अपनी जो भी प्यूरिफाइड, डिजायर्ड प्यूरिफाइड फॉर्म है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत कॉमन, बिल्कुल डिटेल में सारे प्यूरिफिकेशन मेथड्स हो चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, और जिन मेरे वर्ड्स पे गौर करना, मैंने क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बताई हैं उनको ध्यान में रखना। और प्यूरिफिकेशन में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आई गारंटीड। अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहां से आ गया। तो इसमें आपको क्या पॉइंट याद रखना है, इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है, अल्कोहलिक जो प्रेसिपिटेशन है उसमें याद रखना है कि इथेनॉल का क्या काम है उसमें, और जो हमारी अल्कलाइन फॉस्फेट, जो अल्कलाइन वाला जो मेथड है, अल्कलाइन डीनेचुरेशन, उसमें आप लोगों को याद रखना है कि वो प्लाज्मिक डीएनए और जीनोमिक डीएनए को सेपरेट करने में मदद करता है। फिनोल वाला तो पता लग गया कि पीएच के बेसिस पे कौन सी लेयर में क्या चीज होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो डेंसिटी ग्रेडियंट वाला है ये तो आपको पता चल गया। तो ये थे हमारे प्यूरिफिकेशन मेथड। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिफाई, डीएनए को डिटेक्ट और डीएनए को क्वांटिफाई बेसिकली कैसे किया जाता है, कैसे कैसे प्रोसेस से किया जाता है। वो छोटा सा टॉपिक है, वो आगे हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो आज हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं। आप वीडियो को प्लीज देखिए और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमें पॉजिटिव फीडबैक दीजिए कि क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप हमें बताते रहिए। और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्लीज शेयर करिए, ताकि ये सभी कॉन्सेप्ट सबके सामने आए और सभी अच्छे से पढ़ पाए। तो चलिए आज यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय, जय हिंद।